हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपने पढ़ाई में मस्त होंगे। तो आज हम लोग करने वाले हैं केमिस्ट्री में विलियन चैप्टर का दूसरा लेक्चर। हमने पहला एक लेक्चर पहले ही देख चुके हैं, तो ये हमारा दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं कि विलियन क्या होता है और विलियन का प्रकार, और जो है उससे संबंधित मोलरता, मोललता तथा मोल प्रभाज को समझ चुके हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग स्क्रीन पर दिए गए टॉपिक के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि वाष्प दाब क्या होता है और इससे संबंधित हेनरी के नियम और उसका अनुप्रयोग, राउल्ट का नियम, और इसके सहायता से आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में अंतर देखने वाले हैं। तो चलिए एक एक टॉपिक को विस्तार पूर्वक हम लोग अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। तो पहला हमारा है वाष्प दाब। अब बेसिकली आप लोग समझ सकते हैं इसमें कि दाब है। दाब का मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि दाब एक बल होता है। किसी के ऊपर कोई बल का कार्य अनुभव होता है, या किसी भी वस्तु या किसी भी क्षेत्र में जो है बल लगाया जाता है तो उसे दाब कहते हैं, ठीक ना। दाब इसे कहते हैं। और यह वाष्प के द्वारा यानी पानी के द्वारा जो द्रव की सतह पर दाब लगेगा उसे वाष्प दाब कहेंगे, ठीक। तो ये जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि ऊपर जो है किसी पानी को हम लोग गर्म करते हैं तो वो वाष्प के रूप में परिवर्तित होता है, और वही वाष्प के द्वारा जो बल लगता है उसे वाष्प दाब कहते हैं। तो चलिए हम लोग डेफिनेशन के माध्यम से समझते हैं वाष्प दाब का डेफिनेशन होता क्या है। वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर आरोपित दाब वाष्प दाब कहलाता है, ठीक। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। और हेनरी का नियम यही वाष्प दाब से संबंधित है। और ये हेनरी का नियम कहता क्या है कि अगर कोई द्रव है यानी कोई पानी है, ठीक ना, अगर उसमें किसी गैस को हम घोलेंगे, जैसे कि ये पानी है, ठीक, और इसमें हम लोग किसी गैस को अगर घोलेंगे तो ये इस बात पर निर्भर करेगा कि हम कितना गैस के द्वारा दाब लगाते हैं उन पर। हम लोग जितना दाब लगाएंगे उतना ही गैस पानी में घुलेगा। यही हेनरी का नियम है। तो चलिए डेफिनेशन के माध्यम से समझते हैं। किसी द्रव में घुली गैस की मात्रा उस गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है। यानी किसी गैस का वाष्प दाब अवस्था में आंशिक दाब उस विलयन में गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि जितना हम पानी में गैस घोलेंगे, और वह उस मात्रा पर निर्भर करेगा कि हम कितना गैस के द्वारा दाब लगाते हैं। जितना हम लोग दाब लगाएंगे उतना ही गैस पानी में घुलेगा। तो पी समानुपाती के एक्स पहले लिख देंगे, ठीक ना। और समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो पी बराबर KH(x). तो आप लोगों को पता है कि समानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक स्थिरांक लगता है। यहाँ पर भी KH एक हेनरी स्थिरांक है, ठीक ना। और पी जो है गैस का वाष्प दाब है, और एक्स गैस का मोल प्रभाज है यानी गैस का मात्रा है कि कितनी गैस है उसमें। और गैस की मात्रा कितना घुलेगा यह गैस के ऊपर लगाए गए दाब के समानुपाती होता है, ठीक। ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। और जो है हेनरी का नियम का अनुप्रयोग, यानी हेनरी के नियम का जो है उपयोग कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, तो ये कुछ नीचे दिए गए पॉइंट में दिया गया है। पहाड़ों पर चढ़ते समय हवा कम हो जाती है, ऊंचाई पर ऑक्सीजन का दबाव जमीन के स्तर से कम हो जाता है। यानी इसका मतलब हुआ कि जैसे आप लोग देखते होंगे कि पर्वतारोही ऊपर चढ़ता है ना, जो किसी टीले के ऊपर या पहाड़ पर चढ़ते हैं, तो वहाँ जो है ऑक्सीजन का लेयर कम हो जाता है, और वहाँ पर जो है पूरा सांस लेने में कठिनाई होता है। यहाँ भी हेनरी का नियम अनुपालन करता है, क्योंकि वहाँ पर जो है गैस के द्वारा दाब, वायुमंडलीय दाब कम होता है। इसीलिए जो है हमारे शरीर में जो है ऊर्जा के रूप में जो है ऑक्सीजन ज़्यादा नहीं मिल पाता है, तो हमारे बदन में दर्द होता है, ठीक। और समुद्र और झीलों में जलीय जंतुओं का जीवन संभव हो पाता है वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की जल में विलेयता के कारण ही ऐसा होता है। तो सिंपल सा बात है कि जल में अगर जल ही है वहाँ पर, ठीक ना, पानी में, तो जलीय जीव जंतु उनका उपयोग करते हैं, और उसमें भी जो है गैस घुलेगा, ऑक्सीजन गैस घुलेगा, तब तो वो जीव ले पाएगा ऑक्सीजन, तो उनका भी जीवन संभव हो जाता है। और फेफड़ों ऑक्सीजन गैस का आंशिक दाब होने के कारण हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़कर हीमो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। यह ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऊतक तक पहुंचता है जहां ऑक्सीजन की ज़रूरत हो पाती है। ये भी बात सही है कि हम लोग सांस लेते हैं और वो
ऊर्जा लेते हैं। ऊर्जा के लिए हम जो है ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं सांस लेने में, और वो भी गैस हमारे बदन में घुलता है, यानी ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो लेके जाता है और वहाँ पर जो है गैस घुलता है, इसीलिए हमें ऊर्जा प्राप्त होता है। तो यहाँ पर भी देखने के लिए मिलता है। एक पॉइंट और भी आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए कि जब कोल्ड ड्रिंक के बोतल में जो है दाब अधिक लगाते हैं तो वहाँ पर भी जो है हेनरी का नियम का अनुप्रयोग होता है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वाष्प दाब, हेनरी के नियम तथा इसके अनुप्रयोग समझ में आए होंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए दूसरे टॉपिक की ओर। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि राउल्ट का नियम से आप क्या समझते हैं, इसके सहायता से आदर्श विलयन एवं अनादर्श विलयन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो जैसा कि मैं बताना चाहूँगा कि ये जो है मैट्रिक सॉरी सॉरी इंटर 2025 में 5 नंबर में सवाल बन चुका है। तो ये इस दृष्टि से काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। तो राउल्ट के नियम अनुसार, यानी राउल्ट के नियम अनुसार स्थिर ताप स्थिर होना चाहिए, ठीक। वाष्प ताप पर वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित विलय के मोल प्रवाह के बराबर होता है। ये वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या होता है, हम लोग इसे आगे चलकर डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि वाष्प दाब में अवनमन होता क्या है। तो पहले इनको हम लोग कर लेते हैं कि स्थिर ताप रखेंगे, स्थिर, ठीक, ताप स्थिर रखेंगे, ना तो बढ़ाएंगे ना तो घटाएंगे। और तब वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित विलय के मोल प्रवाह के बराबर होता है। तो इसे गणितीय रूप में हम समझने का प्रयास करते हैं। ये पी नोट ए और माइनस पी ए अपॉन पी नोट ए बराबर एक्स बी। इसका मतलब हुआ कि पी नोट ए और पी ए वाष्प दाब में अवनमन है। वाष्प दाब में अवनमन होता क्या, आप लोगों को समझा दूं कि जब कोई वाष्पशील विलायक में या विलयन में किसी अवाष्पशील विलय पदार्थ को मिलाया जाता है तो उसका वाष्प दाब में जो है ना कमी हो जाता है। इसी को हम लोग वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। और इनका अपेक्षिक अवनमन, यानी इसका वाष्प दाब में अवनमन और यह शुद्ध विलायक का वाष्प दाब के अनुपात जो है विलय पदार्थ, यानी जिसको घोलेंगे किसी द्रव में तो उसका मोल प्रभाव हुआ उसका मात्रा के बराबर होता है वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। तो यहाँ पर जहाँ पी नोट ए शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, यानी पहले में ही सिर्फ पानी था तब का वाष्प दाब, और पी ए विलयन में उपस्थित विलायक का वाष्प दाब, यानी पी ए का मतलब कि पूरा विलयन का वाष्प दाब, ठीक। शुद्ध यानी शुद्ध विलयन का वाष्प दाब और जो है और विलयन का वाष्प दाब को हम लोग माइनस करेंगे तो वाष्प दाब में अवनमन निकल जाएगा, ठीक। और एक्स बी विलय का मोल प्रभाव, जैसा कि मैं बता दिया है। तो यही है राउल्ट का नियम। और चलते हैं आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में अंतर स्पष्ट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देख सकते हैं आदर्श विलयन। आदर्श विलयन हम लोग किसको कहेंगे, जैसे कि हम उदाहरण के तौर पर व्यक्ति को लेते हैं। तो आप मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, ठीक, आप उनको बोलते हैं कि ये मेरा काम कर दो, ठीक, काम कर दो, आपका सारी बातें मानते हैं और जो भी है कार्य आपके आदर्श के अनुसार आपके कहने के अनुसार चलता है, आप जैसे सोचते हैं वैसे चलता है, तो वो व्यक्ति आपके लिए अच्छा व्यक्ति हुआ। अगर आप लोग किसी अन्य व्यक्ति को कहते हैं और वो आपके बात ना माने, वो मतलब गलत जैसा व्यवहार करे आपके सोचने से, तो मतलब खराब व्यक्ति हुआ। तो उसी तरह जो है हमारे केमिस्ट्री के दुनिया में विलयन होता है, और ये विलयन जो राउल्ट का नियम का पालन करता है, राउल्ट का नियम का जो पालन करता है उसे आदर्श विलयन कहते हैं, मतलब अच्छा विलयन कहते हैं। इसी तरह से व्यक्ति में जो है अच्छा व्यक्ति कहते हैं, तो उसी तरीके से विलयन में भी आदर्श विलयन होता है और ये राउल्ट का नियम का पालन करता है। और जो राउल्ट का नियम का पालन नहीं करता है उसे अनादर्श विलयन कहते हैं। तो राउल्ट राउल्ट जैसा सोचते हैं वैसा हो जाए वो आदर्श विलयन, और जैसा सोचते हैं वैसा ना हो तो अनादर्श विलयन। तो चलिए इसको डेफिनेशन के माध्यम से समझते हैं। वे विलयन जो सांद्रता की संपूर्ण परास पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं, जैसा कि मैं बता दिया है। इसमें ऊष्मा, एंथैल्पी एवं आयतन में परिवर्तन नहीं होता है। कहने का मतलब हुआ कि जब आदर्श विलयन ऐसा होता है कि उनमें ऊष्मा ऊष्मा
और यह आयतन कितने में आयतन में फैला हुआ है, इसके साथ छेड़छाड़ करने में जो है ना ई बदलाता नहीं है, ई जैसा का है ना वैसे नहीं रहेगा। लेकिन आदर्श में ई बदल जाएगा, तो इसीलिए तो इसको आदर्श विलयन कहते हैं। वे विलयन जो सांद्रता की संपूर्ण परस्पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं अनादर्श विलयन कहलाते हैं। इसमें ऊष्मा एंथैल्पी और आयतन में परिवर्तन होता है, अर्थात डेल्टा एच मिक्स बराबर 0 नहीं होता है और डेल्टा भी मैक्स बराबर 0 नहीं होता। ये ऊष्मा का हुआ और ये आयतन का हुआ। इसी प्रकार इसमें आदर्श विलयन में डेल्टा एच मिक्स बराबर 0 और डेल्टा भी मिक्स बराबर 0, ये बराबर 0 के बराबर होता है और ये जो है 0 के बराबर नहीं होता है, ये बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। इसीलिए इसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं, यानी अनादर्श विलयन कहते हैं। और ये जो है 0 के बराबर होता है, ये घटता बढ़ता नहीं है, तो ये हुआ आइडियल सॉल्यूशन यानी आदर्श विलयन। तो यहीं पर लेक्चर हमारा समाप्त होता है। और भी आगे टॉपिक को देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, या तो आप लोग अभी देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फैमिली मेम्बर बन जाइए, क्योंकि यहाँ पर साइंस मीडियम का संपूर्ण कोर्स कराया जाएगा मैथ के अलावे। हो सकता है आगे मैथ भी करा दिया जाए, लेकिन अभी जो है केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी सभी लेक्चर आने वाले हैं धीरे धीरे। तो आप लोग अभी से ही फैमिली मेम्बर बन जाइए और पढ़ाई का आनंद लीजिए।